आज ये एक बहुत ही मुझे लगता है महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। उसके लिए हमारे बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विराजमान है। मैं पहले उनका परिचय कराऊंगा और फिर हम ये क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला प्रारंभ करेंगे। हमारे मध्य में है माननीय सुनील अंबेकर जी। सुनील जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। 1983 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। आप मूलतः नागपुर से हैं और आपकी शिक्षा स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट तक हुई है। आपकी पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशासूत्र हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु आदि अनेक संस्करणों में चर्चित और लोकप्रिय है। आप 2003 से 2019 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। आप छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर कार्य करते हुए सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवास और वहाँ के छात्रों और अध्यापकों से संवाद करते रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमने न केवल स्वयं मैंने पढ़ के सोचा है और बहुत सारे युवाओं से चर्चा करके भी उनको तैयार किया है। मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप उनको सबका समाधान करने का प्रयास करें। मुझे लगता है हमको समाधान मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न है सुनील जी कि आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। एक बहुत बड़ा संगठन है और सामान्यतया एक संगठन की इतनी बड़ी यात्रा जिसमें एक संगठन के संस्थापक का देहावसान हुए भी 60-70 वर्ष हो गए। संगठनों की इतनी लंबी यात्रा में लगातार आगे बढ़ना और बढ़ते जाना, ग्रोथ होना, ये सामान्यतः देखा नहीं जाता। तो वो क्या कारण है कि संघ आज भी उतनी ही शक्ति से या उतनी और ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है, एक? और दूसरा, वो क्या परिस्थितियां थी जिनको देखकर डॉक्टर हेडगेवार के मन में ये आया कि ऐसा कोई संगठन शुरू करना चाहिए? परिस्थितियां जो स्वाधीनता का आंदोलन था, देश पराधीन था और मुझे लगता है कि उस समय किसी न किसी तरीके से देश को स्वाधीन किया जाए, ऐसा आंदोलन चल रहा था। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो भी उस आंदोलन में बिल्कुल गहराई तक थे। अब डॉक्टर जी का जो जीवन है उसको समझना है तो मुझे लगता है कि वो स्कूल टाइम में जब थे तो नागपुर में एक विद्यालय है जिसका नाम आजकल धनोटे नगर विद्यालय है। वो पहले उसका नाम नील सिटी विद्यालय था। उसके बाजू वाली स्कूल में मेरा पढ़ना हुआ तो मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ। तो उस स्कूल में चूंकि उस समय 1906 to 11 में जब बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार ने किया था और उसको निरस्त करने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू था और जिसमें वंदे मातरम, जिसकी अब 150 वर्ष चल रहे हैं, वो वंदे मातरम एक मंत्र बन गया था और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सर्कुलर निकालकर उसको बोलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन देश भर में जितनी भी देशभक्ति का एक प्रतीक के रूप में वंदे मातरम बोलना बन गया था। तो डॉक्टर जी तो उस समय 15-16 साल के ही थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे मित्रों को एकत्रित किया और अपने स्कूल में बिल्कुल एक तैयारी कर ली सबकी। जब ब्रिटिश सुपरवाइजर देखने के लिए आए, हर क्लास से वंदे मातरम के नारे से उनका स्वागत हो रहा था। तो स्वाभाविक है वो भड़क गए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, विद्यार्थियों को निकाला गया। बाद में अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से समझौता हुआ, सब लोग विद्यार्थी स्कूल में आ गए कई महीनों के बाद। लेकिन जब वो डॉक्टर जी ने किसी भी समझौते से मना किया और वो स्कूल से बाहर हो गए। तो उनके सार्वजनिक जीवन का जो प्रसंग है उसमें इस राष्ट्रीय जो मतलब प्रतीक के रूप में वंदे मातरम से उनका संबंध आया। बाद में उनका जीवन ही राष्ट्रीय बन गया क्योंकि वहाँ से निकले वो राष्ट्रीय विद्यालय में गए। उन दिनों राष्ट्रीय विद्यालय थे यवतमाल में, वहाँ से वो पूर्ण किया, फिर कोलकाता गए। कोलकाता में भी वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में गए और बाद में जब नागपुर आए तो वो कांग्रेस से जुड़े। उस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस, वो भी राष्ट्रीय थी और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्होंने बनाया।
तो जो डॉक्टर जी का जीवन है वो पूरा ही एक राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, और इसलिए उनके मन में ये था कि भाई मेरा देश इतना महान देश है, लेकिन लगातार जो पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं जहां बाहर से आए हुए विदेशी है वहीं अपने समाज की कोई कमजोरी है। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसमें मुझे आई नीड द गुड पर्सन्स, मुझे अच्छे लोग चाहिए। और इसीलिए अच्छे लोग चाहिए तो अचानक तो नहीं मिल सकते। कोई क्रिकेटर बनाना है तो बचपन से बनाना पड़ता है। आजकल तो 12th की एग्ज़ाम पास करने के लिए भी आजकल माँ बाप बच्चों को पहली क्लास से शुरू करवा देते हैं कि भाई वो चला जाए आईआईटी में। तो किसी को अगर देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति बनना है, समाज के लिए काम करने वाला, देश के प्रति गर्व रखने वाला एक अच्छा व्यक्ति जो डेडिकेटेड बनाना है, तो उसकी भी प्रक्रिया बहुत गहनता से करनी पड़ेगी। केवल राजनीतिक दल में काम करने से ये नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि इसकी अलग प्रक्रिया मुझे बनानी पड़ेगी, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। तो इसीलिए पृष्ठभूमि तो समान ही थी कि देश को स्वाधीनता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर देश की स्वाधीनता बनी रहनी चाहिए, और केवल स्वाधीनता नहीं, देश परम वैभव तक पहुंचना चाहिए, ये उनके मन में बात थी। और इसी एक जो तीव्रता उनके मन में थी, व्यग्रता उनके मन में थी, उसके कारण उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। अब जो आपने पूछा कि टीका क्यों, ये बात सही है कि कई बार बहुत आजकल मैनेजमेंट का बड़ा मैनेजमेंट लीडरशिप पर बड़ी मतलब मॉडर्न एजुकेशन में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि कौन सी लीडरशिप या कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये सस्टेनेबल है। और उसमें डॉक्टर जी का ये जो संघ का जो ये उदाहरण है, जो डॉक्टर जी ने एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल लिए जिसके कारण एक संगठन 100 वर्ष तक और व्यक्ति के जाने के बाद भी लगभग अब 85 ईयर्स हो गए हैं। तो डॉक्टर जी के कुछ अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर जी ऐसे थे जिन्होंने संघ को प्रोसेस ड्रिवन बनाया कि भाई ऐसी प्रक्रिया बना दो कि जो प्रक्रिया चलती रहेगी और निरंतर प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होती रहेगी। मतलब वो लगातार उसमें जो जो बातें आवश्यक होगी समय के साथ जुड़ती चली जाएगी। इसलिए पहला प्रिंसिपल था कि मूल बात डॉक्टर जी तय करके गए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके लिए काम करना है, उसके लिए उत्तम लोग बनाना है, उसकी प्रक्रिया चलनी चाहिए और सारा हिंदू समाज एक करना है। तो संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मूलभूत बातें वो करके गए, शाखा पद्धति देकर गए। उसके कारण लगातार उनके जाने के बाद भी उसी बात पर एक निष्ठा रखने के कारण लगातार संघ चलता रहा। और दूसरी बात, उन्होंने अपने ही जमाने में मतलब उनके हाथ से तैयार किए हुए, देखिए संघ के पहले सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार थे, दूसरे श्री गुरुजी गोलवलकर थे, तीसरे बालासाहेब देवरस जी थे। अब गुरुजी गोलवलकर जी को उन्होंने ही अपने स्वयं के प्रशिक्षण में तैयार किया। बालासाहेब देवरस जी को भी उन्होंने बचपन से उनके संपर्क में आए, उनको तैयार किया। और इसीलिए डॉक्टर हेडगेवार जी वॉज सच ए लीडर कि उन्होंने 40 में वो गए, उसके बाद 40 to 73 से गुरुजी सरसंघ चालक है, 73 से लेकर 94 तक बालासाहेब देवरस है। मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट 50 ईयर्स, 40 के बाद 94 तक 54 ईयर्स उसका लीडरशिप वो खुद ही अपने हाथ से तैयार करके गए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी लीडर्स, हम अगर समीक्षा करें तो वेरी डिफिकल्ट। और उस कारण से नेक्स्ट 55 ईयर्स द व्हाट डॉक्टर हेडगेवार जी थॉट, उनके जो विचार थे, उनके मन में जो आइडिया थी किस तरीके से ये काम करना है, बिल्कुल उनके अंदर तैयार हुए लोगों ने संघ का नेतृत्व भी किया। और उस कारण से एक संगठन जब उस एक ढर्रे से एक बात पर निष्ठा से चलता है, 1925 से लगभग इतने साल तो 70 साल, तो मुझे लगता है कि फिर तो गाड़ी चल पड़ती है। इसलिए आज जो वर्तमान सरसंघ चालक है वो बोलते हैं कि संघ की गाड़ी चल पड़ी है अब। तो वो बात इसीलिए चल पड़ी है क्योंकि वो इस तरीके से बात को बनाया गया और प्रोसेस ड्रिवन बनाया गया। इसलिए कोई
आए जाएं, परिस्थिति ऐसी रहे वैसी रहे, काम चलता रहे। तो ये जो एक ठोस बात डॉक्टर जी ने बनाई, एक मैं कहूँगा इट्स अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और उसके कारण आज भी जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं, लोग जनरली जोड़ते हैं कि परिस्थिति पर, तो हम लोग बोलते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, कई लोग राजनीति से जोड़ते हैं, तो मैं कहता हूँ राजनीतिक अनुकूलता आ जाए, विपरीतता आ जाए, संघ की शाखा लगती ही लगती है, काम होता ही होता है। तो ये जो एक पक्कापन बना के रखा हुआ है, उसके कारण मुझे लगता है कि संघ बना और संघ चलता रहा, और आने वाले समय में जब तक देश को इसकी आवश्यकता होगी तब तक चलता रहेगा। अब शाखा आपने बोला, तो मैं शाखा से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे युवा हैं, तो आई एम जस्ट आस्किंग सम वेरी बेसिक्स। तो शाखा जैसे 1 घंटे की शाखा होती है, तो मूलतः वो 1 घंटा क्या होता है? पहला इस क्वेश्चन ये। दूसरा इसी से जुड़ता मेरा सवाल है कि आज के समय में जैसे देखते हैं आप कि जीवनचर्या, लाइफस्टाइल ऐसा है कि सुबह उठने का अभ्यास नहीं होता, और फिर लोग अपने अपने शहरों से दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जॉब्स के टाइमिंग्स बड़े हैपहैज़र्ड होते हैं, तो लोगों को सुबह शाखा आने का अभ्यास नहीं होता, वो जा नहीं पाते। तो जो शाखा नहीं आ सकते, लेकिन जो संघ से, संघ के काम से जुड़ना चाहते हैं, और आज के समय में ऐप्स के टाइम में, वीडियो चैट्स के टाइम में, क्या तरीके हैं जिनसे वो लोग शाखा से, संघ से जुड़ सकते हैं और इस काम में योगदान कर सकते हैं? देखिए, संघ एक कार्य भी है, एक भावना भी है, एक उद्देश्य भी है, और एक जीवन निष्ठा का विषय भी है, एक जीवन का अनुशासन भी है। तो बहुत सारे जीवन के जो मूल्य हैं ना, वो शाखा से जुड़ जाते हैं। और इसलिए शाखा, वैसे कहा जाए तो बहुत सामान्य सी बात है कि आप अपने मोहल्ले के लोग इकट्ठा आते हैं 1 घंटे के लिए, कुछ शारीरिक क्रम में अपना व्यायाम करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, कुछ अच्छे गीत गाते हैं, कुछ अच्छे संस्कृत के सुभाषित या कोई भी दोहे गाते हैं, बोलते हैं, महापुरुषों के जीवन को, जीवन प्रसंगों को स्मरण करते हैं, और निश्चित रूप से कोई परेड जैसी, जिसको हम समता बोलते हैं, वैसा अनुशासन का अभ्यास भी करते हैं, और विशेष रूप पर भगवा ध्वज लगाकर उसके सामने रोज संकल्प देने वाली एक प्रार्थना करते हैं, जिसके माध्यम से रोज नित्य ये संकल्प करते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जैसा देश और समाज के लिए आवश्यक है। और मेरा ये संकल्प लगातार चलता रहे कि जिसमें मुझे देश को, राष्ट्र को एक परम वैभव पर ले जाना है। तो ये सामान्यतः शाखा का स्वरूप है, और मुझे लगता है कि ये शाखा का स्वरूप सभी एज के लोगों के लिए भी फिट होता है। अब जैसे जैसे शाखा जब शुरू हुई, जब पहली मोहिते शाखा जो नागपुर में पहली शाखा प्रारंभ हुई, तो वो शाखा का स्वरूप तो वो सायं शाखा थी। उसका नाम भी सायं नहीं था, क्योंकि शाखा सायं संध्या काल में ही लगती थी। जब शाखा शुरू हुई तो सब नौजवानी लोग थे, संघ स्थापना में भी सब नौजवानी लोग थे, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले, ज़्यादातर स्कूल जाने वाले, और उन्होंने संघ का शुरुआत किया। तो संघ का प्रारंभिक काल में तो उसी समय शाखा चलती थी, लोक जीवन के अनुसार ही वो समय भी अनुकूल था। जैसे जैसे हमारे देश में शहरीकरण बढ़ता चला गया, लोगों का जीवन बदलता चला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी लोगों का जीवन बदलता चला गया, तो शाखा का समय जो है वो बदलता चला गया। सायं शाखा, रात्रि शाखा, अतिरात्रि शाखा, प्रभात शाखा, अति प्रभात शाखा, थोड़ी जिनकी प्रभात थोड़ी लेट होती है उनके लिए थोड़ी देर वाली प्रभात वाली शाखा, मतलब 5 बजे वाली भी शाखा है, 7:30 बजे शुरू होने वाली भी शाखा है, रात को शाम को 6 बजे वाली भी है, रात को 10 बजे वाली भी शाखा है। तो कई प्रकार है उसके। फिर एज के अनुसार, कुछ जगह प्रोफेशन के अनुसार है। आईटी मिलन चलता है, जहां आईटी प्रोफेशनल्स रोज समय नहीं दे पाते, सप्ताह में एक बार आते हैं, तो सप्ताह में एक बार आते हैं तो वो 2 घंटे के लिए आते हैं, तो उनका साप्ताहिक चलता है। तो जितनी शाखाएं चलती है, समझो आज देश भर में 87,000 प्लस नित्य शाखाएं चलती है, मतलब रोज लगने वाली। तो 32,000 ऐसी है कि जो सप्ताह में एक बार लगने वाली शाखा भी है, जिसमें वैसे लोग आते हैं। तो हर तरीके के लोग, हर प्रकार के लोग, ये सब हो रहा है। कई विद्यार्थी शाखा शाम को पहले लगती थी, अब कई विद्यार्थी शाखाएं सुबह लगती है, क्योंकि उनके लिए शाम को आना ही मुश्किल हो जाता है।
तो कई सारे प्रकार है शाखा के, और उसके कारण लोग जुड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के शारीरिक कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। कोई नियुद्ध से जुड़ता है, मतलब आज मार्शल आर्ट बोल सकते हैं, कोई दंड के अलग अलग प्रयोगों से जुड़ता है। तो जो एक एडवेंचरस एक एनर्जी रहती है युवाओं में, उसके कारण वो इन शारीरिक कार्यक्रमों से भी जुड़ते हैं। अब जहाँ तक है कि मैं कहूँगा कि संघ की एक है शाखा से जुड़ना, एक है संघ के कार्य से जुड़ना, तीसरा है संघ की आइडियाज से जुड़ना। तो ये तीनों स्तरों पर काम हो रहा है। कुछ लोग संघ के कार्य से जुड़ते हैं, मतलब नित्य शाखा में नहीं जाते, लेकिन संघ के जितने काम चलते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, कोई सेवा काम होते हैं, उससे जुड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यों से जुड़ते हैं। कई लोग हैं कि जो संघ की आइडियाज़ को अच्छा मानते हैं, मतलब हिंदुत्व का विचार है, देश में सर्वप्रथम देश को रखना चाहिए, भारतीय बात को महत्व देना चाहिए, बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ हैं। तो उन आइडियाज़ को सब्सक्राइब करने वाले भी बहुत हैं। तो मैं कहूँगा डॉक्टर जी ने भी जब कल्पना की तो उन्होंने यही कहा था कि अगर शहरों में और गांवों में 1%, 3% भी स्वयंसेवक बन जाते हैं तो समाज में जो वातावरण हम लाना चाहते हैं वो वातावरण ला सकते हैं। तो उनकी कल्पना में भी प्रारंभ से ये था कि बहुत सारे लोग कुछ शाखा में आएंगे, कुछ कार्यक्रमों में आएंगे, कुछ सेवा कार्य में जुड़ेंगे, और कुछ लोग संघ की आइडियाज को सब्सक्राइब करेंगे और संघ से प्रेरणा लेकर जो जहाँ खड़े हैं, जिस प्रोफेशन में है, जिस संस्था में है, वहाँ वैसा काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज अगर ये पूरा जोड़ लिया, और संघ के विविध संगठन में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर हम विस्तार से जोड़ेंगे तो बाद में ध्यान में आएगा कि आज का जो युवा है बहुत सारी हद तक वो भारत के प्रति स्वाभिमान रखते हुए भारत के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए केवल दर्शक न बनकर, नॉट ओनली द स्पेक्टेटर, ऑब्जर्वर, क्रिटिकल, जैसे कुछ लोग हैं आजकल केवल क्रिटिक करना आता है उनको, लेकिन ज़्यादातर युवक मुझे लगता है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड। वो रास्ता ढूंढ रहे आते हैं हमारे पास। हमारी वेबसाइट पर मतलब साल में कम से कम 1.25 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर करते, जनरली युवा, कि भाई हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं संघ का, बताइए क्या कर सकते हैं। हम उनको सभी को किसी ना किसी उनके रुचि के अनुसार काम में जोड़ते हैं। सुनील जी, अब मेरा एक और प्रश्न है युवाओं से संबंधित। बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हम युवाओं में देख रहे हैं। वोकिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, खासकर यंग जनरेशन में, जिसको जेनजी या मिलेनियल्स कहते हैं। उसके साथ साथ जीवन जीने के तरीकों में बहुत तरह के बदलाव आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रही हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं सब लोग देर से विवाह करने लगे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसका असर एक बड़े लेवल पर समाज पर भी पड़ रहा है, समाज की साइकी पर भी पड़ रहा है। इसको संघ कैसे देखता है, और क्या संघ इसको ठीक मानता है या इसमें कुछ सुधार चाहता है, या क्या संघ की परिभाषा है इसको लेकर? देखो, पहली बात तो ये है कि आपने जैन जी के बारे में कहा, मुझे लगता है कि हर युवा जो होते हैं वो अपने युवावस्था में 18 साल के प्लस माइनस में हमेशा क्रेजी होते हैं। एक ड्रीमिंग जो होता है, अलग तरह का सपने की दुनिया जो होती है, वो हर एक समय होती है। तो मुझे लगता है कि हर जनरेशन यहाँ जो बैठे अलग अलग एज के, अपने अपने ज़माने में सभी जेनजी थे। उनके उस समय शायद नाम नहीं था जेनजी का, बट सभी जेनजी थे। और इसलिए हर तरह की नई चीज़ जब आती है, जब पहली पुस्तक आई होगी प्रिंट होकर, पहला चित्र आया होगा, पहला मूवी आई होगी तो ये हर चीज़ जब नई आती है तो उसकी एक क्रेज़ होती है। मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा हम लोग उसको उस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश में तो जिसको हम झेंजी मानेंगे, तो जब आज़ादी का मौसम था, स्वाधीनता का आंदोलन, तो वो झेंजी आज़ादी के लिए लगी थी। जब आदेश में आपातकाल लगा तो हमारे जो युवा थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वो देश की लोकतंत्र की रक्षा में लग गए। जब 2011 में उनको लगा कि भाई करप्शन ज़्यादा हो गया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए, तो पूरी युवा शक्ति उस समय के रास्ते पर आ गई। हर समय उन्होंने जो संविधान के साथ में रखकर उन्होंने जो आवश्यक था वो परिवर्तन किया। तो हमारे देश की जो जेनजी हैं वो देश के साथ हैं,
वो संविधान के साथ है, वो रचनात्मक तरीके से परिवर्तन के साथ है। तो ये मुझे लगता है अपने देश में तो हम लोगों को मतलब ज़्यादा कुछ लोग आजकल बड़ा डराते रहते हैं, मुझे लगता है ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जेएनजी तो एस्पिरेशनल है, बहुत आकांक्षाएं उनके मन में देश को सबसे ऊपर ले जाने की। देखिए हर फील्ड में वो अपना परचम लहरा रहे हैं, तो उस एंगल से मुझे लगता है देखना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो वोकिज्म है इसको आप बाकी सारे सोशल प्रॉब्लम से मत जोड़िए, क्योंकि लेट शादी करना और इसके परिवार के बारे में सोचना, ये सब हमारी सोशल इश्यूज प्रॉब्लम्स है, क्योंकि परिस्थिति वश वो चीज़ों को लोग सोचते हैं, उनकी अपनी परिस्थिति है उसके कारण लोग सोचते हैं उसको, और जो ये क्रेजीनेस के कारण वोकिज्म है उसको दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है दोनों चीज़ों को थोड़ा अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। तो ठीक है, मतलब अपने देश में ये सब बातें सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में जो नैरेटिव्स चलाए गए कि भाई दुनिया क्या है, जीना क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, डेवलपमेंट क्या है, तो उसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बने और हमारा देश में दुनिया भर में इस्टेब्लिश जो प्रयोग थे उसका क्रेजीनेस भी रहा। लेकिन अब मुझे लगता है लोग धीरे धीरे बातों को समझ रहे हैं। जहाँ ये बातें चल रही थी वोकिज्म वगैरह, वहाँ भी अब उसके बारे में उसके फेल्यूअर्स क्या है लोगों को समझ में आ गए हैं। वहाँ के जो फैमिली प्रॉब्लम्स हुए वो वहाँ के लोगों को समझ में आ रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है हमारे खासकर जो विदेश में जा रहे हैं हमारे युवा, उनको तो जल्दी समझ में आ रहा है। यहाँ बैठ के भले ही ज़्यादा बातें करते रहते लोग, लेकिन जो हमारे युवा बाहर जा रहे हैं वो जब कंपैरेटिवली देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट दे लॉस्ट और इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट वी हैव टू रिटेन, हमें क्या नहीं खोना है। इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से साफ हो रही है बातें। बस मुझे लगता है हमें पहले ही डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए कि जेएनजी ऐसी है वैसी है। हमें उनकी प्रॉब्लम समझकर उनके साथ बात करनी चाहिए और उनको रास्ता दिखाने के लिए या उनको जो भी रास्ता वो ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढने में मदद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम समाज इसके लिए पेरेंट्स, समाज के सभी लोग ये करते हैं तो धीरे धीरे हम ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा तो शादी कब करना, व्यवसाय कौन सा करना, कौन सा करियर लेना, कैसे होना, ये सब चीज़ों को हम धीरे धीरे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि परिस्थिति थोड़ी गंभीर हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन अभी भी परिस्थिति को हम सब मिलकर थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। बस हमें अपने युवाओं को भरोसा रख के उनसे बात करनी चाहिए। सुनील जी, मेरा अगला सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट सामाजिक विषय को लेकर है, जो है जाति। आजकल जाति को लेके बहुत फॉल्ट लाइन्स बढ़ाने के अलग अलग तरह के प्रयास भी हो रहे हैं। तो और जाति सच्चाई भी है समाज की, तो लेकिन जो यंग जनरेशन है जनरली वो बहुत ज़्यादा जाति से अपने को रिलेट करता नहीं है और लेबल्स से बहुत बचने की कोशिश करता है। और मैं देखता हूँ, हम सुनते हैं संघ के बड़े नेताओं के भाषणों में जनरली कि वो एक बड़ी व्यापक हिंदू पहचान की बात करते हैं, विच विल एक्ट एज अ ओवर पावरिंग ऑल अदर लेबल्स। तो वो हिंदू आइडेंटिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या है, व्हाट इज दैट हिंदू आइडेंटिटी दैट यू थिंक कि जो इस पूरे जातीय विभेद के ऊपर कवर करके और उसको एक सामान्य एक पहचान देने का प्रयास करेगी? देखो, हिंदू जो है ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है और वो सांस्कृतिक पहचान हमारे राष्ट्र से जुड़ती है। हजारों साल हमारे पूर्वजों ने इसी बात का प्रयास किया कि कैसे हम सकारात्मक रहे, कैसे हम सबको अपना मानकर सबको जोड़कर रखे। तो हिंदू का अर्थ ही है कि बी कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड। तो मतलब उसमें ही एक एकत्व का तत्व है हिंदुत्व में। अगर उस बात को हम समझेंगे कि भाई रियलाइजेशन ऑफ वननेस, दैट इज हिंदुत्व, और फिर उसके अनुसार अपना बिहेवियर है। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं तो जिसको नहीं जानते उसके लिए हम अनकंसर्न रहते हैं, जिसको जानते हैं
उसके प्रति हम कंसर्न हो जाते हैं, अरे भाई उसका क्या हुआ, सुख क्या हुआ, दुख क्या हुआ। तो ये जो हमारा एक व्यवहार बदलता है जानने के बाद, तो वो सतत जानना, सबको जानना, सबके प्रति अपनी आत्मीयता को बढ़ाना, उसके अनुसार अपना व्यवहार तय करना, ये वास्तव में व्यवहारिक हिंदुत्व है। और इसीलिए ऐसा लोग जो हजारों वर्ष तक इसी प्रकार से जीते रहे और अभी भी इसमें बिहेव करते हैं कि भाई जो अदर हम बोलते, कोई अदर नहीं है, हम सब एक है, वो जो विश्वास करते वो सारे हिंदू हैं। और इसीलिए ठीक है, हमारे अलग अलग प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे निवास के अनुसार, हमारे प्रोफेशन के अनुसार, हमारे कई प्रकार की डिफरेंट आइडेंटिटीज भी हमारी होगी, बट दैट कैन बी सब आइडेंटिटीज, नॉट द मेन आइडेंटिटी। वो मेन आइडेंटिटी हमारी ये संस्कृति के अनुसार चलने वाला हिंदुत्व है। अगर उसको हम ढूंढते हैं तो उसके अनुसार सब चल सकते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के मन में भी यही है कि हम अगर एक रहना है तो हमें कोई एकता का सूत्र चाहिए। और आज भी भारत में सबको एक करने वाला कोई सूत्र है तो वो हिंदुत्व है। उस अर्थ से इसको देखने से बात जल्दी से समझ में आती है। सुनील जी, मैं बात करूंगा अब जो आरएसएस ने एक बड़ा गोल लिया अपने शताब्दी वर्ष में, जिसको कहा गया पंच परिवर्तन। तो हाउ डू यू डिफाइन पंच परिवर्तन, और जब वो पंच परिवर्तन होंगे तो समाज की कैसी कल्पना होगी? मुझे लगता है प्रश्न थोड़ा जनरलाइज हो गया, मतलब अदरवाइज मैं पूरा ही बताते रहूँगा। लेकिन अगर संक्षिप्त में बोलना है तो समाज परिवर्तन जो है, क्योंकि देखिए अभी जैसे हर युवा के मन में, हर समाज में रहता है, हर परिवार के मन में कि अपनी परिवार में अच्छी व्यवस्था बन जाए, अच्छे सुख आ जाए, घर में बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, आपस में रिश्ते अच्छे रहे, समाज में जाए तो समाज में अच्छा वातावरण मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, एक स्नेह का वातावरण मिले, ये एक अपेक्षा रहती है, अच्छा पर्यावरण मिले। और ये सब इसलिए हमारा केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, पारिवारिक जीवन नहीं होता है, हमारा एक सार्वजनिक सामूहिक जीवन भी होता है, एक राष्ट्र जीवन भी होता है। और इसीलिए वो सामाजिक परिवर्तन केवल सरकार के द्वारा संभव नहीं है, केवल राजनीतिक दल के द्वारा संभव नहीं है, केवल सेवा कार्य से संभव नहीं है। तो वो सामाजिक परिवर्तन में हर एक व्यक्ति कैसा सोचता है, फिर हमारा सामूहिक व्यवहार कैसा होता है, मतलब एक सोसाइटल बिहेवियर कैसा होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए हमारी सोच के अनुरूप अपना बिहेवियर हो तो फिर हम लोग उस तरीके से अपने परिवर्तन, और इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे, केवल कानून से नहीं बदलेगा या सरकार की नीतियों से सब कुछ नहीं बदलेगा। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गोज ओनली थ्रू द सोसाइटल एफर्ट्स। तो इसके लिए ये पंच परिवर्तन की बात की गई है। अगर हमारे परिवार में बहुत अच्छा वातावरण चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे चाहिए, हमारे रिश्ते दूरी तक चलने वाले चाहिए, विवाह जीवन पर्यंत चलने वाला हो, प्रेम का संबंध शुद्ध रूप से आत्मीयता से हो, बच्चों के अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप के बच्चों के साथ, तो ये जो रिश्ते हैं हमारे, उन रिश्तों को अगर अच्छा बनाना है तो परिवार प्रबोधन, इसके लिए परिवार को ही प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए पंच परिवर्तन में परिवार को क्या करना चाहिए, कम से कम सप्ताह में एक बार एक साथ भोजन तो आराम से करना चाहिए। ये सिंपल प्रयोग है, लेकिन आजकल मैं जब भी विदेश के किसी भी व्यक्ति से मिल रहा हूँ, चाहे यूरोप के हो, जापान के हो, कहीं के भी हो, सब लोग बोलते हैं कि आपका संघ का ये जो कार्यक्रम है ना, ये तो हमारे देश में भी लागू करना चाहिए, मेरे परिवार के लिए भी ज़रूरी है। तो मुझे कई लोग मिलते हैं बाद में, वो बोलते हैं कि ये प्रयोग हमने अपने घर में भी प्रारंभ कर दिया। तो ये परिवर्तन जो ये भारत में परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। लेकिन हम दुनिया को तभी बता सकते हैं जब वो परिवर्तन हम अपने देश में ला के दिखाएंगे। पर्यावरण का विषय है, पर्यावरण में हम कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली तो पर्यावरण से पूरा रोज ही चर्चा होती है, लेकिन इसमें सरकार और पॉलिटिक्स जो होगा वो अपनी जगह है, वो होना ही चाहिए। लेकिन
हमारी जीवन शैली भी कैसी है, हम कैसा जीते हैं, जिसके कारण हम क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी डिमांड्स क्या है, उसके अनुसार भी तो पोल्यूशन को हम कंट्रोल करने के लिए कुछ नई बातें कर सकते हैं ना। पानी का उपयोग कैसे करेंगे, हम धूल कितनी बनाते हैं, हम प्लास्टिक का कचरा कितना बनाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। फिर हम अपने जीवन में आज सोच रहे हैं, हम लोग राजनीति वालों से एक्सपेक्ट करते हैं, हर कोई किसी को भी मिलो तो बोलते हैं राजनीति के कारण जाति बढ़ रही है, जाति का झगड़ा बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोग जाति पर भड़क जाते हैं, इसलिए राजनीति होती है। अगर लोग हर जाति के फ्रेंड्स अपने फ्रेंड लिस्ट में रखेंगे, आप में से सभी लोग हर जाति के लोगों को अपनी दोस्तों की सूची में रखेंगे, मिलना जुलना रखेंगे, अपने घर में आने जाने लोगों से वैसा व्यवहार रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक लोगों की हिम्मत होगी वैसा करने की। कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो सोसाइटी जब तक उसके लिए स्कोप देती है तब तक ये चलता है। तो दूर करने के लिए सोसाइटी का ही प्रयास करना पड़ेगा। तो स्व की बात है कि स्व से, स्वाभिमान से, स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, ये सारे आग्रह हैं। और महत्व की बात है नागरिक कर्तव्य। आजकल राइट्स की बात बहुत होती है। अपने दिल्ली में तो बहुत लोग हैं ऐसे, इतने एनजीओज बने हैं राइट्स पर बात करने वाले। मतलब ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा काम करते रहे अपना लोग, लेकिन राइट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट है हमारी ड्यूटीज। वो ड्यूटीज के बारे में बात होना जरूरी है। और इसीलिए संघ ने इस सामाजिक परिवर्तन के लिए, पूरे समाज इसके लिए तैयार हो, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पंच परिवर्तन का विषय लिया है। अब अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ग्लोबल है। विदेशों में आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह हिंदू धर्मावलंबियों पर जुल्म हो रहे हैं, कई जगह उनकी हत्याएं हो रही हैं उनके धर्म के कारण, और मंदिरों पर, गुरु और देवस्थानों पर हमले हो रहे हैं। इसको लेकर संघ इसको कैसे देखता है? और एक जो बड़े स्तर पर एक नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है और जिसमें संघ की छवि को एक हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पेंट करने का प्रयास होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसको काउंटर करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ऐसा है कि देखिए, अभी आजकल तो दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है। यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल कार्रवाई कर रहा है। अब कल से 2 दिन से हम लोग वेनेजुएला का देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो दुनिया में बहुत सारे लड़ाइयाँ, मनमानी, वायलेंस हो रहा है। जगह जगह टेररिज्म भी चल रहा है। अभी कई दुनिया के ऐसे बड़े शहर हैं जिनके मेयर्स चुने गए, वो क्या क्या अपने भाषणों में बोल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो दुनिया एक अलग तरीके की जो हिपोक्रेसी में चल रही थी, वो हिपोक्रेसी अभी एक्सपोज हो रही है। और उसके कारण बहुत सारी बातें लोगों को समझ में आ रही है। ऐसे समय जब भारत और हिंदुत्व, उसका जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, सभी धर्मों और पूजा पद्धति के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, इसका जो संदेश है, वो संदेश और वो धारणाएं कि भाई कोई काफिर नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, हम सभी तरीके से जा सकते हैं, ये जो विचार है, ये जो हिंदुत्व का विचार है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है। और इसीलिए दुनिया में एक तरफ पुराने समय से ना समझने वाले लोग हैं, लेकिन अब समझने वाले लोग भी बहुत हैं। इसलिए लोग योग को ले रहे हैं, आयुर्वेद को ले रहे हैं, लोग अभी कुंभ में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भारत और हिंदुत्व की बातों को समझने का प्रयास करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। इसके कारण बौखलाकर कुछ लोग निश्चित रूप से कभी कभी हिंदू मंदिरों पर, कभी ऐसी जगहों पर हमला भी कर रहे हैं। वो सारी टेररिज्म एक्टिविटीज़ है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि हिंदू समाज भी विदेश में उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, वहाँ की शासनों पर भी दबाव आ रहा है, वहाँ के समाज में भी इसके बारे में जागृति हो रही है। तो परिणाम जा रहा है और भारत में भी इसके प्रति निरंतर एक जागृति तैयार हो रही है और उसका प्रभाव भी बन रहा है।
कि किस तरीके से भारत में जितनी जागृति होगी, भारत में जितना एक ही स्वर आएगा, एक ही स्वर आएगा अगर भारत में। आजकल हमारे कुछ लोग हैं जो भारत में बाहर जाकर भारत की टिप्पणी करते रहते हैं, भारत के विपरीत बोलते रहते हैं। जानते हैं आप सब लोग कौन बोलते रहते हैं, बड़े मंचों पर जाके बोलते रहते रोज। तो ये बात, भारत में ऐसी बातों को प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए कि भाई भारत के नाते कुछ बातों पर हम एक है, मतलब पक्के हैं हम लोग। ये बात भारत को मजबूत करती है, भारत की इस बात को मजबूत करती है और उसका प्रभाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी जाएगा। अगर बांग्लादेश में आज समस्या हो रही है तो बांग्लादेश केवल उसके लिए बांग्लादेश से नहीं होगा, बांग्लादेश को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, उन पर भी दबाव लाना पड़ेगा। और वो दबाव तभी आएगा जब भारत मजबूती से बात बोलेगा, मजबूती से दुनिया में ऐसी जो शक्तियां हैं उनको जोड़ेगा, और वो जोड़ने का काम निरंतर चल रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दबाव बनेगा धीरे धीरे, और इसलिए भारत में रहकर हम लोगों को सबकी एक आवाज़ बने, इसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं उतना करना है, उसी से सॉल्यूशन होगा। सुनील जी, मेरा अगला सवाल है राजनीति से संबंधित। बहुत लोग संघ को राजनीति से जोड़ते हैं। इस सवाल के मैं दो पहलू लूँगा। पहला पहलू ये है कि बहुत जगह देखा जाता है कि जो यंग जनरेशन है, युवा हैं, वो पॉलिटिकल लेबल से बचते हैं। तो क्या संघ से जुड़ने का मतलब किसी प्रकार से राजनीति से जुड़ना है? नंबर एक। नंबर दो, अगर हम देखते हैं कि एक तरफ संघ अपने आप को बोलता है कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ हर जगह जनरल नैरेटिव में संघ को भाजपा से जोड़ा जाता है, तो ये किस प्रकार का संबंध है और आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, संघ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। ऐसा है कि अगर डॉक्टर जी ये मानते कि राजनीति से ही परिवर्तन करना है तो वो राजनीतिक पार्टी बना देते, या तो कांग्रेस में काम करते हैं या राजनीतिक पार्टी बना देते हैं। लेकिन उनके बात ध्यान में थी कि भाई मुझे एक निरंतर चलने वाली ऐसी सामाजिक प्रक्रिया को बनाना है जिससे अच्छे लोग तैयार होंगे और अच्छे कामों को प्रोत्साहन मिलेगा, और जो राजनीति से निर्धारित नहीं होगी बातें, वैसा संगठन बनाने से ही काम होगा। और इसीलिए उन्होंने संघ बनाया है, और संघ 100 वर्षों के बाद भी उसी बात पर कायम है। अर्थात जब संघ की ये प्रक्रिया बढ़ेगी, चलेगी, तो उसका परिणाम जीवन के हर क्षेत्र में आएगा। हर एक की भाषा बदलेगी। आज देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो सभी राजनीतिक दल की भाषा कैसी थी? वकील लोग कैसे कहते थे न्यायिक प्रक्रिया में? मीडिया क्या लिखती थी? विद्वान क्या बोलते थे? दुनिया क्या बोलती थी? लेकिन जब लोक जागरण हुआ और सब लोगों ने राम मंदिर के विषय को भारत की अस्मिता से जोड़ा, तो आप देख लीजिए अब क्या माहौल है। मीडिया की भाषा बदल गई, राजनीतिक दलों की भाषा बदल गई, सबकी भाषा बदल गई, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो सामाजिक दृष्टि से जो काम है, वो संघ का जो उद्देश्य है वो लोक जागरण है, लोकमत परिष्कार है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर संघ का तो ये मानना है कि अगर लोगों ने कोई बात को तय कर लिया, फिर तो आपको वो काम बीजेपी क्या कांग्रेस भी कर लेगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर लेगी। लोगों की इच्छा होनी चाहिए। और इसलिए संघ का जो मुख्य कार्य का भार है वो एक सोशल कैपिटल बनाना और एक पब्लिक कॉन्शियसनेस बनाना। अगर वो बनेगा तो अपने आप ये काम होते चले जाएंगे। तो संघ ज़्यादातर उसी बात पे है। संघ के स्वयंसेवक हर जगह काम करते हैं। वो मजदूर क्षेत्र में मजदूर संघ में है, राजनीति में बीजेपी में है, स्टूडेंट्स में एबीवीपी में काम करते हैं। तो समाज जीवन के हर क्षेत्र में जाकर स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति जो है, राजनीति अपने आप में आज राजनीति प्रभावी हुई है। स्वयंसेवक जिस पार्टी को चलाते हैं वो पार्टी सत्ता में है, तो लोग हर तरीके से उसकी समीक्षा करने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लेकिन अगर संघ को समझना है
तो बीजेपी के द्वारा समझना मुश्किल होगा। संघ को संघ के द्वारा ही समझेंगे तो ये पूरा एक जो संघ का दर्शन है तभी समझ पाएंगे कि भाई किस तरीके से बॉटम अप जिसको बोलते हैं, टॉप टू बॉटम नहीं, नीचे से जो समाज में ही एक विषय पर सहमति बनाकर परिवर्तन की ओर जाना, ये जो संघ की प्रक्रिया है, अर्थात समाज जीवन में जितने भी काम होते हैं उनसे संघ समन्वय रखता है, बीजेपी से भी रखता है, बीजेपी या सहित सभी लोगों में जहाँ स्वयंसेवक है उनसे समन्वय रखता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आज केवल बीजेपी समझो संघ की आइडियाज को सब्सक्राइब कर रहा है, मैं आगे जाकर ये कहूँगा कि भारत में कोई भी दल ऐसा नहीं होगा जो संघ की आइडियाज को सब्सक्राइब नहीं करेगा। सभी करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वो बात संघ की नहीं है, वो देश की है, वो धर्म की है, इस मिट्टी की है। और इसलिए धीरे धीरे सभी उसी लाइन पर आएंगे। सुनील जी, आज का अंतिम प्रश्न है मेरा। अभी हम लोग इस दृष्टि से हर एक पार्टी में जो जहां ऐसे लोग हैं उनसे भी संपर्क रखते हैं। सुनील जी, आज का मेरा ये सत्र का अंतिम प्रश्न है। आपकी पुस्तक भी है जिसमें आपने भविष्य के सूत्रों की चर्चा की है, तो जो संघ का मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत को लेके विजन क्या है, एक दूसरा जो डॉक्टर जी ने जो 100 साल पहले विजन देखा था, आप क्या देखते हैं कि कितना वो अब तक पूरा हो पाया है, और भविष्य को लेके अगर हम इसको देखें तो भविष्य की दृष्टि संघ की भारत को लेके और विश्व को लेके कैसी है? देखिए, आज जब हम भारत की बात करते हैं तो संघ की तो यही कल्पना थी कि पूरे देश में ऐसा एक शाखा का नेटवर्क बने और हिंदू समाज जो भारत है वो स्वयं नेतृत्व करे परिवर्तन का, देश को चलाने का। जो सिस्टम्स हमारी डिफंक्ट हो गई थी, मतलब कमज़ोर पड़ गई थी, समाज की व्यवस्थाएं वो मजबूत हो जाए। तो मुझे लगता है कि संघ को ये 100 वर्ष इसके लिए एक अभिमत बनाने में, ओपिनियन बनाने में गए हैं और देश भर में इसका एक व्याप बनाने में गए हैं। अभी मुझे लगता है कि ये अगले समय जो होगा इसमें समाज के नेतृत्व में, जिसको आजकल हम लोग सज्जन शक्ति कहते हैं, मतलब समाज में अच्छे पॉजिटिव वेल मीनिंग पीपल, वो जो लोग हैं उनके नेतृत्व में समाज आगे बढ़ेगा। संघ के स्वयंसेवक हर जगह अपने शाखाओं के माध्यम से ऐसे हर कार्य में साथ में खड़े रहेंगे। जहाँ इफ़ यू हैव अ टीम वी हैव अ थीम, इफ़ यू हैव अ थीम वी हैव अ टीम। इस फॉर्मूले से जितने भी लोग सामने आएंगे, किसी थीम के साथ आएंगे तो हम टीम जोड़ देंगे, टीम लेकर आएंगे कि भाई काम चाहिए, क्या काम करें, तो हम थीम उनको दे देंगे काम की। तो ये आने वाले समय में एक व्यापक परिवर्तन देश में होगा, क्योंकि समाज ने अब इस विषय को पकड़ लिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा भारत जो पहले से भी अधिक समृद्ध होगा, जहाँ भी अभाव है उन अभावों से मुक्त होगा, स्वाभिमान से युक्त होगा, जहाँ भी दुनिया भर में एक विश्व की कल्पना होगी, लेकिन विश्व को जीतने की नहीं, विश्व को कल्याण करने की कल्पना होगी। समृद्ध इतना होगा कि आप लोगों को एक्सचेंज वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आपका रुपीज़ ही आप जहाँ लेके जाओगे चल जाएगा। आपको हमारा पॉलिटिकली इतनी मजबूती होगी कि हमारा वीसा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पासपोर्ट ही वीसा बन जाएगा। इतना अगर मुझे पूछेंगे आप आइडिया क्या है आपकी, तो हमारी सैन्य शक्ति इतनी होगी कि कोई ये आजकल जो चल रहा है हमें ऑपरेशन सिंदूर वगैरह करना पड़ रहा है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा वही देखना पड़ेगा, मतलब वो ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए दुनिया का जो पूरा चित्र है वो जब ये एक सात्विक शक्ति मतलब भारत हिंदुत्व जागृत होगा तो दुनिया का चित्र अलग होगा। अभी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं तो वो रिसर्च दुनिया विश्व के कल्याण के लिए होंगे, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं होंगे। और इसलिए पॉलिटिकली, सोशली, मिलिटरीली, जीवन की दृष्टि से और हिंदुत्व की दृष्टि से ये जो आज लड़ाइयाँ हो रही है मत पंथ के नाम पर, अगर हिंदुत्व का वो बात मजबूत होगी तो पंथ तो कई होंगे, भगवान भी कई होंगे, लेकिन एक साथ जीने का मन बनेगा सबका। आज दुनिया में जो कई मत संप्रदाय धर्म है,
कि जिनको दूसरों के साथ रहने का मन ही नहीं है, उनमें सुधार होंगे। और वो सुधार होकर, अब ये किसी को कल्पना लग सकती है, लेकिन युवा वही होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो सिंह की तरह योजना बनाता है, यो सोचता है। तो डॉक्टर जी लिखते थे स्वयमेव मृगेंद्रता, मतलब ऐसा एक भारत जिसमें ऐसा पुरुषार्थ हो, ऐसे पूरा इस तरीके के भारत की एक कल्पना परम वैभव में है। और उस दृष्टि से भारत कैसा तैयार हो, तो ये केवल संघ से तैयार नहीं होगा, समाज के परिश्रम से होगा, हर परिवार के परिश्रम से होगा। और इसीलिए हर परिवार ऐसा सोचे, हर व्यक्ति ऐसा सोचे, हर नौजवान ऐसा सोचे। इस दृष्टि से इस प्रक्रिया में संघ लगा हुआ है। संघ को बड़ा संगठन नहीं बनना है, संघ तो समाज में विलीन है, लेकिन समाज ऐसा बन जाए, इस कल्पना से संघ बना था। मुझे लगता है कि आज जो कल्पना डॉक्टर जी ने 100 साल पहले की, अब पूरा समाज उस कल्पना को कर रहा है। पूरा समाज एक एस्पिरेशनल हो गया है। वो धर्म के प्रति स्वाभिमान है, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान है, भविष्य के प्रति उसके मन में विश्वास है। तो ये जो स्वरूप है आज के समाज का, आज के भारत का, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उस दिशा में है, और जिस दिशा में हम लोग सब जाना चाहते हैं। तो आज मुझे लगता है कि जब 100 वर्ष की संघ यात्रा को मुड़कर देखते हैं, तो जिस दृष्टि से संघ बना था कि समाज में ऐसी एक ऊर्जा बने, तो मुझे लगता है कि आज उस ऊर्जा को हम लोग किसी न किसी तरीके से हर क्षेत्र में हम उसको देख रहे हैं। हर क्षेत्र में वो एस्पिरेशन हम लोग देख रहे हैं, वो संकल्प देख रहे हैं, वो संकल्प शक्ति देख रहे हैं, वो प्रयास देख रहे हैं। तो यही मुझे लगता है आज का भारत है, और इसी में एक उज्जवल भारत का भविष्य हम सब देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने हर प्रश्न का बहुत विस्तार से जवाब दिया, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोगों के मन में प्रश्न थे, उनका समाधान इससे हुआ ही होगा निश्चित रूप से। मैं अब आयोजन मंडल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरी बात शांति से सुनी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हमारे आदरणीय अतिथि श्री सुनील आम्बेकर जी को सम्मानित करने हेतु अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मनमोहन जी को, जो सुरुचि प्रकाशन के ट्रस्टी हैं तथा वर्तमान में दिल्ली प्रांत यंग प्रोफेशनल कार्य प्रमुख का दायित्व संभाल रहे हैं। माननीय मनमोहन जी।